हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, आज हम लोग फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ यहां मिल रहे हैं। ये टॉपिक मॉडर्न इंडिया का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, स्वदेशी उद्योगों का पतन, डिक्लाइन ऑफ हैंडक्राफ्ट्स इन या इंडिजिनस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इसका क्या कारण रहा, इसका परिणाम क्या हुआ, ये दो पक्ष महत्वपूर्ण है। इन दोनों पक्षों की चर्चा करेंगे। परिणाम में हम इसका आर्थिक परिणाम और सामाजिक परिणाम दो की चर्चा करेंगे। आर्थिक परिणाम क्या रहा और सामाजिक परिणाम क्या रहा। ठीक है। क्या कारण था कि भारत, जो कि उस अंग्रेजों के आने के पूर्व की समय में दुनिया के टोटल हस्तशिल्पों के उद्योगों के निर्यात में 25 से 30% की भागीदारी रखता था, वह भारत ब्रिटिशर्स के आने के 100-150 सालों के बाद अपनी भागीदारी जो है वो 2 से 3% पर पाता है। इतना डिक्लाइन क्यों हुआ, उन सब कारणों को हम देखते हैं एक एक करके। क्या कारण था इनके पतन का? तो पहला कारण देखते हैं। शुरुआत हम इसकी देखते हैं। भारत में 1764 में बक्सर वार के बाद जब दोहरे शासन की स्थापना होती है। ठीक है। दोहरे शासन की स्थापना से क्या हुआ कि कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जबरदस्ती डरा धमकाकर भारतीय हस्तशिल्पियों से कम कीमत पर खरीदारी करने लगे। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा डरा धमकाकर कम कीमत पर वस्तुओं को खरीदना। ठीक है। कम कीमत पर वस्तुओं को खरीदना। क्या करते थे? खरीद कर वो उससे दुगने तिगने दामों पर बेचकर जो उनसे उनको लाभ होता था वो अपने मातृदेश की तरफ ले जाते थे। यानी बुलियन का प्रभाव मातृदेश की तरफ था। कई बार वो यहां से सस्ती वस्तुओं को खरीद कर यूरोपीय देशों में ले जाते थे, महंगे दामों पर बेचते थे, ये भी करते थे। तो दोहरे शासन के बाद ये शुरुआत होती है। पहला पॉइंट, कम दाम पर खरीद कर ज्यादा दाम पर वो बेचना शुरू करते हैं। यूरोप में क्या करते हैं? यूरोप में यूरोप के बाजारों पर भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उसकी बिक्री पर। यूरोप में भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अगला कदम ये उठाते हैं, हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। एक उदाहरण मिलता है कि एक ब्रिटिश महिला जिसने एक सूती रुमाल को खरीदा भारतीय हैंडीक्राफ्ट का, उस पर 200 पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। ठीक है, उस पर 200 पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। तो पहला पॉइंट मैंने बताया कारण में, कंपनी कर्मचारियों द्वारा दोहरे शासन के बाद जबरदस्ती औने पौने दाम में उनसे उनके उत्पादों को खरीद लेना। यूरोप में क्या किया गया? ब्रिटेन में इन एक कानून के माध्यम से प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो भारतीय हस्तशिल्प के उत्पादों को कोई खरीदेगा नहीं। अगर कोई पकड़ा जाता था तो उस पर जुर्माना लगता था। अगला क्या तरीका उन्होंने अपनाया? अगला तरीका, जब औद्योगिक क्रांति के बाद की स्थिति, मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन अतिरेक हो गया ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन के जो और अन्य व्यवसायी थे उनको भी भारत में वो व्यापार कर सकें, भारत में अपनी वस्तुओं को बेच सके, इसके लिए 1813 के एक्ट द्वारा एकाधिकार समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। व्यापारिक एक्ट द्वारा व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति। अब क्या हुआ? अब बहुत सारे व्यापारी पूंजीपति भारत में आकर अपनी उन औद्योगिक मालों को बेचने लगे। अब मशीनी उत्पाद भारत में पट पड़े। उनके मुकाबले भारतीय जो कि हाथ से निर्मित उत्पाद थे, जो कि उनकी कॉस्ट ज्यादा होती थी, वो मशीनों के सस्ते उत्पादों के आगे नहीं टिक पा रहे थे। ठीक है। एक्ट द्वारा यह स्थिति कर दी गई। यही नहीं, आगे चलकर इंपीरियल प्रेफरेंसेस की नीति अपनाई गई। यानी कि ऐसी व्यवस्था कि भारतीय जो निर्यात होता था, जो एक्सपोर्ट होता था,
उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाई गई, और जो ब्रिटिशर्स माल जो भारत में आते थे, इंपोर्ट होते थे, उस पर टैरिफ बहुत ना के बराबर रखी गई। तो वो उनकी कीमत बहुत कम हो जाती थी। एक तो वो मशीनों से बने होते थे, दूसरे उन पर टैरिफ बहुत कम लगाया गया, कम कीमत में भारतीय बाजारों में उपलब्ध हो जाते थे। वो कहीं से भी भारतीय हस्तशिल्प के जो उत्पाद होते थे उनसे कम्पीट नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो इंपीरियल प्रेफरेंसेस की नीति कहेंगे, इसकी जिम्मेदार थी एक। ठीक है, ये चौथा कारण हो गया। अगला कारण अगर हम देखें तो रेलवे, रेलवे का योगदान। रेलवे क्या करता है? रेलवे भारत की कनेक्टिविटी गांव से सड़कों को पहले गांव से जोड़ा गया, फिर रेलवे ट्रैक के माध्यम से उन सड़कों को जोड़ा गया, मतलब गांव गांव तक उनकी रीच हो जाती है। गांव से वो कच्चे माल को उठाते हैं, बंदरगाहों तक ले जाते हैं, फिर वो औद्योगिक उनके यूरोप के जो औद्योगिक कंपनियों से जो निर्मित उत्पाद होते थे यहाँ के पूंजीपतियों द्वारा, व्यवसायियों द्वारा, ब्रिटेन के, वो भारत लाए जाते थे और दूर दूर तक वो डंप किए जाने लगे वो माल। यानी कि पूरे देश में गांव गांव तक अब ऐसी पहुंच हो गई उन मशीन यूरोपीय वस्तुओं की कि कहीं भी कोई जगह नहीं बची। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो थोड़े बहुत हस्तशिल्पी उत्पाद जिनको ये था कि वो अभी भी किसी तरह से compete कर रहे थे, अब वो भी गुंजाइश खत्म हो गई। तो रेलवे का संचालन एक बड़ा कारण रहा। ये स्थिति आप देखेंगे डलहौजी के शासन के बाद, 1854 के बाद जब रेलवे का विस्तार शुरू होता है, उसके बाद की स्थिति है ये। ठीक है, तो एक बड़ा कारण रेलवे इसमें रहा। अगला क्या कारण? एक और इसमें कारण है, एक और कारण है कि देसी जो राजा होते थे वो भी इन हस्तशिल्प, महंगे हस्तशिल्प उद्योगों को खरीदते थे अपने विलासितापूर्ण जीवन के लिए। और जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने इन देसी रजवाड़ों का धीरे धीरे खात्मा करना शुरू किया, इनका विलय करना शुरू किया। तो बहुत सारी रियासतों के जाने से भी, देसी राजवाड़ों के अंत से भी इनकी मांग घटी, के अंत से इन उत्पादों की मांग घटी। ठीक, हस्तशिल्प की जो उत्पाद थे उसकी मांग कम हो गई, इससे भी हस्तशिल्प उद्योगों के का पतन हुआ। कुछ क्षेत्रों में जैसे बंगाल बंगाल में कहीं कहीं पे कुछ हस्तशिल्प उद्योगों रह गए, बचे रह गए, वो किसी तरह से कम्पीट कर पाए। बाकी आप देखेंगे 19वीं सदी के आखिरी तक आते आते लगभग भारत का 90% हस्तशिल्प उद्योग तबाह हो जाता है। ठीक है, अब इसके हम लोग परिणामों को देख लेते हैं फटाफट। इसका परिणाम क्या रहा? कारण तो समझ लिए, इसका परिणाम क्या रहा? सबसे पहले आर्थिक परिणाम देखते हैं। जाहिर सी बात है, अब भारत का निर्यात घट गया। निर्यात घटने से क्या हुआ? जो हस्तशिल्पी थे उनकी आय घटी, तो उनका जीवन प्रभावित हुआ, प्रति व्यक्ति आय में कमी आई। पहला परिणाम क्या हुआ? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय दोनों ही घट गई, और राष्ट्रीय आय में कमी आई। क्योंकि जो भी ब्रिटिशर्स कंपनियां, पूंजीपति भारत में अपनी वस्तुओं को बेच रहे थे, उससे जो उनको लाभ हो रहा था वो अपने मातृ देश की तरफ ले जा रहे थे। अब भारत में वो निवेश नहीं कर रहे थे। क्लियर? तो उसका लाभ भारत को नहीं मिल रहा था, तो भारत की राष्ट्रीय आय में भी कमी आ रही थी। ठीक है, निर्यात में कमी आई, जाहिर सी बात है, आयात बढ़ने लगा, निर्यात घटने लगा, निर्यात में तीव्र कमी आई। इसके बाद क्या हुआ? हस्तशिल्प जो उद्यमी थे, उद्यमी मजदूर बन गए, उद्यमी कृषि मजदूर बन गए, क्योंकि जब उनके पास विकल्प नहीं रहा तो वो जाके खेतों में मजदूरी करने लगे, उद्यमी कृषि मजदूर बन गए। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कृषि पर अतिरिक्त दबाव। का परिणाम हुआ कृषि पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा, कृषि पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा। ठीक, कुल मिला के
शिल्पियों की स्थिति, स्वदेशी उद्यमियों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। ये इनका आर्थिक परिणाम निकल कर आया। सामाजिक परिणाम वो भी इसी से रिलेटेड है। जब आय घटी, आय क्या घटी, ये तबाह हो गए, तो असंतोष बढ़ा। ठीक है, असमानता पैदा हुई और इसने हिंसा और झगड़ों को जन्म दिया, हिंसा और विद्वेष को जन्म दिया। कुल मिला के एक अनरेस्ट सोसाइटी हो गई भारत की। ठीक है, तो ये इसका सामाजिक परिणाम निकल कर आता है। अब अगर प्रश्न आता है कि भारत में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन कैसे हुआ और उसका क्या परिणाम निकल कर आया, तो आप लोग, उम्मीद करता हूं, एक जनरल आंसर, जैसे कि एक जनरल स्टडीज के पेपर में लिखा जाता है, वो लिख लेंगे। इतने पॉइंट पर्याप्त रहेंगे उसके लिए। ठीक है, ये इसका सामाजिक परिणाम था। अब इसमें और अगर आप पॉइंट बढ़ाना चाहें सामाजिक परिणाम में, तो विद्रोह वगैरह भी फिर देखेंगे। किसान विद्रोह भी शुरू हो जाते हैं आगे चलकर, क्योंकि जब किसी पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता है तो उनकी भी आय घटती है, उनका खर्च बढ़ता है, तो आगे चलकर बहुत सारे किसान विद्रोह दिखाई देंगे। हस्तशिल्पियों ने कर्ज भी लिए कई बार। जब वो अपने घाट नुकसान में जाते थे तो सूदखोरों महाजनों से कर्ज लेते थे। कर्ज में फंसे, वो कर्ज के जाल में जब फंसे तो वो मैंने पहले भी बताया है पिछले टॉपिक में, किस तरह से वो महाजनों के कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। और इसी का परिणाम है 1875 का दक्कन उपद्रव, जो कि किसानों द्वारा सूदखोरों महाजनों के खिलाफ किया गया था, किसानों और हस्तशिल्पियों द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आप और पॉइंट इंटरलिंक करके जोड़ के इसमें डाल सकते हैं। तो ये रहा, मैंने बी औद्योगिकरण की चर्चा की थी कि किस तरह से भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कि ब्रिटिशर्स के आने से भारत के उद्योगों की किस तरह से तबाही हुई, उसको हम एक अलग सेपरेट टॉपिक पर लेके आएंगे। और विऔद्योगिकरण के साथ साथ कुछ भारतीय उद्योगों की स्थापना भी होती है, उसकी भी चर्चा हम उस टॉपिक में करेंगे। तो अगले टॉपिक में मिलते हैं। धन्यवाद।